सिर्फ 10 लाख रुपए। इतनी सी रकम कमाने के लिए एक साधारण डिलीवरी बॉय ने ऐसी ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला किया जहां उसका काम सिर्फ एक लड़की की बेइज्जती करना था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसी रेस्टोरेंट में हथियारबंद आतंकवादी घुसने वाले हैं। और जिस लड़के को पूरी दुनिया एक मामूली डिलीवरी बॉय समझती थी, वही अकेला उन सबके सामने खड़ा होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक साधारण डिलीवरी बॉय उन आतंकवादियों के सामने टिक भी कैसे पाया? और अगर वो सच में इतना ताकतवर था, तो फिर अपनी बहन के इलाज के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए जुटाने के लिए दर दर क्यों भटक रहा था? यकीन मानिए, इस लड़के की असली पहचान जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लिन चेन एक साधारण डिलीवरी बॉय था। पूरे शहर में लोग उसे उसकी ईमानदारी और समय पर डिलीवरी के लिए जानते थे। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि अस्पताल में चल रही थी। उसकी छोटी बहन की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल होगा। लेकिन उस ऑपरेशन के लिए चाहिए थे पूरे 10 लाख रुपए। इसीलिए लिन चेन दिन रात बिना रुके काम कर रहा था। उसके लिए हर डिलीवरी सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि अपनी बहन की जिंदगी बचाने की एक कोशिश थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही सामने वाले ने बिना किसी परिचय के सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम सिर्फ एक काम के बदले 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो? इतनी बड़ी रकम सुनकर लिन चेन भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने तुरंत पूछा, काम क्या है? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। काम आसान है, आज मेरी ब्लाइंड डेट है, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी जगह तुम वहां जाओगे। लिन चेन को लगा शायद उसे सिर्फ किसी की जगह बैठना होगा, लेकिन अगले ही पल सामने वाले ने अपनी पूरी योजना बता दी और उसे सुनकर लिन चेन भी हैरान रह गया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम वांग थिंग है और जिस लड़की से मेरी ब्लाइंड डेट है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। इसके बाद उसने अपनी पूरी प्लानिंग बता दी। लिन चेन को उसकी जगह रेस्टोरेंट जाना था और वहां इतना बदतमीज बनकर पेश आना था कि लड़की खुद इस रिश्ते को ठुकरा दे। उसे लड़की की बेइज्जती करनी थी, बदतमीजी करनी थी, जरूरत पड़े तो उसे गुस्सा दिलाकर बीच में ही उठकर जाने पर मजबूर करना था। काम सुनने में आसान था, लेकिन किसी अजनबी की जिंदगी के साथ ऐसा खेलना लिन चेन को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। कुछ पल तक वो खामोश रहा, लेकिन फिर उसे अपनी बहन का चेहरा याद आया और वो 10 लाख रुपए जिनके बिना उसकी बहन की जान बचाना नामुमकिन था। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। जैसे ही उसने हाँ कहा, वांग थिंग जोर से हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। कुछ ही सेकंड बाद लिन चेन के मोबाइल पर रेस्टोरेंट का पता, समय और लड़की की सारी जानकारी भेज दी गई। साथ ही एडवांस पेमेंट भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। मोबाइल स्क्रीन पर पैसे आने का नोटिफिकेशन देखते ही उसने बिना 1 मिनट गंवाए अपनी पुरानी डिलीवरी बाइक स्टार्ट की और रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, डिंग! सुपर लाइफ सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। लिन चेन ने तुरंत अपनी बाइक रोक दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद ज्यादा काम करने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। तभी वही आवाज दोबारा सुनाई दी, होस्ट की पहली मिशन सफलतापूर्वक स्वीकार की गई। मिशन पूरा करने पर विशेष इनाम मिलेगा। इस बार लिन चेन पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने अचानक एक पारदर्शी नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। उस स्क्रीन पर साफ लिखा था, मिशन एक्सेप्टेड, रिवॉर्ड पेंडिंग। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, नए होस्ट का स्वागत है, पहले मिशन की सहायता के लिए स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है। इसके साथ ही लग्जरी सूट ग्रांटेड, टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल ग्रांटेड, कोनिग्सेग जेस्को ग्रांटेड। ये पढ़कर लिन चेन पूरी तरह हैरान रह गया। उसे लगा ये सब किसी वीडियो गेम जैसा मजाक है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगी। हजारों नई यादें, नई ड्राइविंग तकनीकें और कार कंट्रोल करने की अनगिनत स्किल्स जैसे सीधे उसके दिमाग में भर दी गई हों। वो अभी इस सब को समझ ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। अब उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। इसके बाद उसकी नजर सामने खड़ी उस सुपर कार पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। उसी पल सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, टॉप लेवल ड्राइविंग स्किल सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुकी है। अगले ही सेकंड लिन चेन ने एक्सेलरेटर दबाया। हैरानी की बात यह थी कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी सुपरकार नहीं चलाई, वो अब उसे किसी प्रोफेशनल रेसर की तरह कंट्रोल कर रहा था। हर मोड़, हर ब्रेक, हर एक्सेलरेशन, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे वो सालों से यही कार चला रहा हो। कुछ ही देर बाद वो उस लग्जरी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया जहां उसकी ब्लाइंड डेट होने वाली थी। उसने कार पार्क की और जैसे ही बाहर निकला, आसपास खड़े लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं, क्योंकि इतनी महंगी सुपरकार से उतरने वाला इंसान कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर सुमोशुए पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो शहर की सबसे सफल और खूबसूरत बिजनेस वुमन में से एक थी, लेकिन इस रिश्ते में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने परिवार के कहने पर यहाँ आई थी। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और लिन चेन अंदर दाखिल हुआ। सुमोशुए ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए चौंक गई, क्योंकि सामने खड़ा आदमी उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उधर लिन चेन भी समझ चुका था
कि यही वो लड़की है जिसकी बेइज्जती करने के लिए उसे पूरे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वेटर मेहमानों को खाना परोस रहे थे, लोग अपने अपने परिवार के साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे और लिन चेन भी अपनी पहली मुलाकात को किसी तरह खत्म करने की तैयारी कर रहा था। उसे सिर्फ अपना काम याद था, किसी तरह इस रिश्ते को तोड़ना और 10 लाख रुपए लेकर अपनी बहन के ऑपरेशन का इंतजाम करना। लेकिन तभी ब्रम! एक जोरदार धमाके के साथ रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा टूट गया। अगले ही पल कई हथियारबंद आतंकवादी अंदर घुस आए। उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट को अपने कब्जे में ले लिया। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जिसने भी भागने की कोशिश की उसे यहीं गोली मार दी जाएगी। कुछ ही सेकंड में पूरा रेस्टोरेंट चीख पुकार से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबलों के नीचे छिपने लगे। वेटर घबराकर जमीन पर लेट गए। सुमू शुए का चेहरा भी पहली बार डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी ब्लाइंड डेट मौत के जाल में बदल जाएगी। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो अब भी पूरी तरह शांत बैठा हुआ था। वो था लिन चेन। उसकी नजर लगातार उन आतंकवादियों की हर हरकत पर थी, जैसे वो उनके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर उसके कानों में गूंजी, इमरजेंसी मिशन एक्टिवेटेड। होस्ट को सभी निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मिशन सफल होने पर विशेष रिवॉर्ड मिलेगा। लिन चेन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ चुका था कि अब उसके सामने सिर्फ 10 लाख रुपए का सवाल नहीं था। उन्हीं आतंकवादियों में से एक की गंदी नजर सुमू शुए पर पड़ती है। वह उसके गले का बेशकीमती नीलम का हार छीनने और उसके साथ बदसलूकी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक उसी पल सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम लिन को सूट टाई कॉम्बैट मास्टर की ताकत और 3 मिनट की एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड देता है। लिन की आंखें एक खूंखार शिकारी की तरह चमक उठती हैं। वह बिजली की तेजी से उस आतंकवादी का हाथ पकड़कर उसे इस कदर मरोड़ता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर वह बेहद शान से अपनी रेशमी टाई निकालता है और उससे उस गुंडे का गला घोंटकर उसे जमीन पर सुला देता है। ये सब देखकर आतंकवादियों का लीडर पागल हो जाता है और गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। लेकिन लीन अब कोई आम इंसान नहीं था। वह एक भारी भरकम डाइनिंग टेबल को हवा में उछालकर 2 आतंकवादियों को कुचल देता है और अपनी गजब की फुर्ती से बाकी बचे दुश्मनों को भी पलक झपकते धूल छटा देता है। अभी लीडर बौखलाकर वह सीधे लीन पर अपनी राइफल तान देता है और गोली चला देता है। सुमू शुए की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन लीन एक पल गंवाए बिना उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी बाहों में छिपा लेता है। गोली सीधे लीन की पीठ पर आकर टकराती है, लेकिन सिस्टम की जादुई शील्ड के कारण वह बुलेट लोहे की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। लिन को एक खरोंच तक नहीं आती। ये खौफनाक नजारा देखकर पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह जाता है और आतंकवादी लीडर डर के मारे अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। सुमू शुए इस रहस्यमयी और बेतहाशा ताकतवर इंसान को देखकर पूरी तरह अपना दिल हार बैठती है। लिन शांति से अपना कोट ठीक करता है और सू से कहता है, बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं ये सौदा रद्द करता हूँ। इतना कहकर वह वहां से एक महानायक की तरह निकल जाता है। लिन को लगता है कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसका सूट और कार गायब हो जाते हैं और वह फिर से एक साधारण डिलीवरी बॉय बन जाता है। उसे यह नहीं पता था कि सुमू शुए अपने परिवार को शादी से मना करने के लिए उस पूरी ब्लाइंड डेट को सीक्रेट कैमरे से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लिन की वह पूरी फाइट, बुलेट रोकने का कारनामा और उसका वह कातिलाना डायलॉग पूरे इंटरनेट पर सुनामी की तरह फैल चुका था। पूरे सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग बस उसी मिस्ट्री सूट ठग को ढूंढ रहे थे। इंटरनेट पर मिले इस भयंकर शॉक वैल्यू के कारण सिस्टम उसे इनाम में 20 लाख रुपए नकद और गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल देता है। लिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी बहन की सर्जरी हो सकती थी, लेकिन मुसीबतें अभी टली नहीं थी। अभी लिन के खस्ताहाल और बदबूदार कमरे के दरवाजे पर जोर की लात पड़ती है। अमीरजादा वांग टेंग अपने खतरनाक गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वांग ये सोच रहा था कि लिन पैसे लेकर भाग गया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लिन ही वह मिस्ट्री हीरो है। वांग लिन को गालियां देता है और अपने गुंडों से लिन की हड्डियां तोड़ने को कहता है। लिन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह अपने सिस्टम के एब्सोल्यूट ऑरा का इस्तेमाल करता है, जिससे कमरे का तापमान गिर जाता है और वांग के गुंडे मौत के खौफ से कांपते हुए वहीं घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। लिन कुछ ही सेकंड में सिस्टम की मदद से वांग का फोन हैक कर लेता है। वह वांग के सारे सीक्रेट और गंदे वीडियो इंटरनेट पर और वांग के परिवार वालों को भेज देता है। वांग की जिंदगी और इज्जत पल भर में तबाह हो जाती है। वह गिड़गिड़ाता हुआ वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। कुछ ही देर बाद करोड़ों की शानदार रोल्स रॉयस कार लिन की बस्ती के बाहर रुकती है। अरबपति CEO सुमू शुए उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचती है। डिलीवरी बॉय के कपड़ों में लिन को देखकर वह हैरान नहीं होती, बल्कि यह मान बैठती है कि लिन एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी इंसान है, जो जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर गरीबों की तरह जिंदगी का अनुभव ले रहा है। वह लिन के सामने झुक जाती है और अपनी पूरी संपत्ति और खुद को उसे सौंपने की पेशकश करती है। लेकिन इससे पहले कि लिन कुछ कह पाता, सिस्टम उसे एक और इमरजेंसी मिशन दे देता है। देश की सबसे मशहूर और खूबसूरत पॉप स्टार शिन की जान खतरे में थी। कुछ खतरनाक हथियारबंद गुंडों ने उसे शहर के बाहर के घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर घेर लिया था। लिन तुरंत सुमू शुए को वहीं छोड़कर चला जाता है। सिस्टम उसे एक मिलिट्री ग्रेड
बुलेट प्रूफ एस्टन मार्टिन वल्कन सुपरकार देता है। लिन हवा से बातें करते हुए मौत की उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ चिन्नकेशन की गाड़ी को 3 भारी और खतरनाक ट्रकों ने खाई के किनारे फंसा लिया था। गुंडे उसके पास पहुंच ही रहे थे कि तभी लिन की सुपरकार दहाड़ते हुए दानव की तरह वहां पहुंचती है। गुंडे लिन की सुपरकार को अपने ट्रकों से कुचलना चाहते हैं, लेकिन लिन अपनी गॉड लेवल ड्राइविंग का इस्तेमाल करता है। वह अपनी कार को हवा में 2 पहियों पर उठाता है और 2 भारी ट्रकों के बीच की नामुमकिन सी जगह को चीरते हुए निकल जाता है। फिर वह अपनी कार घुमाता है और लीडर के ट्रक को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि वह भारी भरकम ट्रक हवा में उछलकर गहरी खाई में जा गिरता है और एक धमाके के साथ फट जाता है। बाकी बचे गुंडे खौफ के मारे लिन के सामने घुटने टेक देते हैं। चिन्नकेशन इस मिस्ट्री हीरो पर अपना दिल हार बैठती है और उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन अपनी पहचान को दुनिया से छिपाने के लिए लिन सीधा उस सुपरस्टार का फोन छीनकर खाई में फेंक देता है और वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अगली सुबह पूरा इंटरनेट एक बार फिर क्रैश हो जाता है। चिन्नकेशन ने अपने डैश कैम का वीडियो पोस्ट कर दिया था और इंटरनेट के जासूसों ने कार की नंबर प्लेट देखकर पता लगा लिया कि रेस्टोरेंट का हीरो और पहाड़ी रास्ते का हीरो एक ही इंसान है। देश की 2 सबसे मशहूर और ताकतवर लड़कियां, अरबपति, सीईओ और टॉप पॉप स्टार पब्लिक में खुलेआम एक ही मिस्ट्री मैन को पाने के लिए लड़ रही थी। पूरी घटना से लिन को लाखों शॉक पॉइंट्स मिलते हैं। वह इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को जेनेटिकली अपग्रेड कर लेता है। उसकी मांसपेशियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाती हैं और वह एक असली सुपर ह्यूमन बन जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा फोन कॉल आता है जो लिन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। शहर के सबसे खूंखार अंडरग्राउंड माफिया डॉन जाओ तियानवा ने लिन की बीमार बहन का अस्पताल से अपहरण कर लिया था। डॉन ने ही चिन्नकेशन पर हमला करवाया था और लिन ने उसके आदमियों को मारकर उसका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था। बदला लेने के लिए डॉन ने लिन को अपने खौफनाक पुराने बूचड़खाने के फाइट क्लब में बुलाया था और धमकी दी थी कि अगर वह अकेला नहीं आया तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। जब लिन उस बूचड़खाने में पहुंचता है तो अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। 300 खतरनाक गुंडे नंगी तलवारों और हथियारों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। डॉन अपनी कुर्सी पर बैठा था और लिन की डरी हुई बहन को गुंडों ने जमीन पर दबा रखा था। डॉन हंसते हुए लिन की बेइज्जती करता है। लिन की आंखों में ऐसा भयानक खून उतर आता है जो किसी शैतान को भी डरा दे। लिन बिना कुछ बोले बस एक हल्की सी लात मारता है और सैकड़ों किलो का लोहे का भारी दरवाजा हवा में उड़ता हुआ अंदर गिरता है, जिससे कई गुंडे जल जाते हैं। लिन की इस शैतानी ताकत को देखकर 300 गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक गुंडा लिन के सिर पर तलवार से वार करता है, लेकिन लिन बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ 2 उंगलियों से उस तलवार के टुकड़े कर देता है और पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर ऐसा वार करता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर डॉन पूरी तरह बौखला जाता है और चिल्लाते हुए सारे 300 लोगों को एक साथ हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन लिन भागने के बजाय दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। ठंडी आवाज में कहता है, तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सिस्टम लिन को डेथ रीपर की जानलेवा ताकत और वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट का हुनर देता है। लिन अपनी रोती हुई बहन को प्यार से गोद में उठाता है और उसे एक शानदार पियानो के पीछे छिपाकर कहता है, जब तक म्यूजिक चले आंखें बंद रखना। फिर शुरू होता है मौत का वह ऐतिहासिक तांडव। लिन आराम से बैठता है और अपने बाएं हाथ से पियानो पर एक बेहद तेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन फ्लाइट ऑफ द बम्बलबी छेड़ता है, जबकि अपने दाएं हाथ से पास पड़ी एक टूटी हुई तलवार उठा लेता है। जैसे जैसे पियानो के नोट्स की रफ्तार बढ़ती है, लिन की तलवार भी मौत की मशीन बन जाती है। जो भी उसके करीब आता है वह पलक झपकते ही कटकर गिर जाता है। हर म्यूजिक बीट के साथ एक गुंडे की हड्डी टूटती है। पियानो की खूबसूरत धुन और मौत की दर्दनाक चीखें मिलकर एक ऐसा डरावना संगीत बना रही थी जिसे वे गुंडे जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर 300 गुंडे खून से लथपथ होकर जमीन पर तड़प रहे थे। बाकियों के हथियार उनके हाथों से छूट चुके थे और वे जान की भीख मांग रहे थे। डॉन अब थर थर कांप रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि साक्षात यमराज से पंगा ले लिया है। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 50 लाइक्स और 10 कमेंट्स जरूर करें। आपका सहयोग मिलते ही अगला पार्ट तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। अब कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान की असली ताकत उसकी मुट्ठियों में नहीं बल्कि उस दर्द में छिपी होती है जिसे उसने खामोशी से सहा होता है, और जब वही दर्द आग बन जाए तो पूरी दुनिया को राख बनने में देर नहीं लगती। डॉन जतयानबा अब बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वह डर साफ दिखाई दे रहा था जो सिर्फ मौत को सामने देखकर पैदा होता है। कुछ ही मिनट पहले तक वह खुद को इस अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह समझता था, लेकिन अब वह अपने ही साम्राज्य के मलबे पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। मेरे सामने कुछ देर पहले तक 300 हथियारबंद गुंडे खड़े थे। अब वे सिर्फ टूटी हुई हड्डियों,
खून और दर्द भरी चीखों का ढेर बन चुके थे। मैंने अपनी उंगलियों पर लगे खून के छोटे से धब्बे को सफेद रूमाल से धीरे धीरे साफ किया। मेरी हर हरकत शांत, नियंत्रित और लगभग शाही अंदाज में थी, मानो यहाँ कोई नरसंहार हुआ ही ना हो। डॉन अपनी कुर्सी से लुढ़कता हुआ सीधे मेरे पैरों में आ गिरा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। महंगे कालीन पर गिरती उसकी पीली बूंदें साफ बता रही थीं कि अंडरवर्ल्ड का यह शेर अब एक डरा हुआ चूहा बन चुका था। लिन सर, मुझसे गलती हो गई। उसकी कांपती आवाज मुश्किल से बाहर निकली। मेरे पास 300 मिलियन है, सब आपके। मेरा कैसीनो, मेरे आदमी, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ आपका। बस मुझे छोड़ दीजिए। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। मेरी बहन के चेहरे पर जो थप्पड़ का निशान है, क्या वह भी तुम्हारी गलती थी? मेरी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। ये सुनते ही उसके चेहरे से बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। नहीं, वह मैंने नहीं किया। मेरे आदमियों ने अपनी मर्जी से किया था। मैं कसम खाता हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम जैसे लोगों की कसम धूल से भी सस्ती होती है। मौत को सामने देखकर उसने अपनी आखिरी चाल चली। तुम मुझे नहीं मार सकते। वह लगभग चीख पड़ा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे क्योटो की टॉप फोर्सेस हैं। पहाड़ी रास्ते वाली सारी कारें उन्हीं की थीं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वे तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही उसका आखिरी दांव था, उसकी आखिरी उम्मीद। लेकिन मेरे चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मैंने बेहद शांत स्वर में कहा। अगले ही पल मैंने अपना पैर उठाया और सीधे उसके दाहिने घुटने पर रख दिया। खड़ाक। हड्डी टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी दर्द भरी चीख ने पूरे बूचड़ खाने को हिला दिया। वह जमीन पर तड़पने लगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। क्योटो की ताकत, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा। मैं इंतजार करूंगा। खड़ाक खड़ाक खड़ाक। 3 और वार, तेज, सटीक और बिल्कुल निर्दयी। उसके दोनों हाथ, दूसरा घुटना और कंधा भी हमेशा के लिए बेकार हो चुके थे। कुछ ही सेकंड में झाओ तियानबा, जो कभी पूरे शहर का सबसे खौफनाक नाम था, एक ऐसे अपाहिज में बदल चुका था जो अपने दम पर सिर्फ सांस ले सकता था। कभी कभी मौत एक दया होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। वह दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। मैंने रूमाल उसके चेहरे पर फेंका और पास पड़े एक गुंडे की जेब से फोन निकाल लिया। अगले ही पल मेरी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, शांत, सभ्य और बिल्कुल मासूम। हेलो, क्या ये एंटी गैंग क्राइम हेल्पलाइन है? मैं एक गुमनाम नागरिक बोल रहा हूँ। शहर के दक्षिणी इलाके के पुराने बूचड़खाने में एक बड़ा अवैध कैसीनो और खतरनाक क्रिमिनल सिंडिकेट चल रहा है। यहाँ अभी भारी हिंसा हुई है। कृपया तुरंत पुलिस भेजिए। फोन रखते ही मैं पियानो के पीछे गया। मेरी छोटी बहन अब भी आंखें बंद की कांपती हुई बैठी थी। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। म्यूजिक खत्म हो चुका था। अब हम घर चलेंगे। दूर कहीं पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मैं अपनी बहन को सीने से लगाए उस अंधेरी रात में गायब हो चुका था। करीब 15 मिनट बाद 20 बख्तरबंद पुलिस गाड़ियों ने पुराने बूचड़खाने को चारों तरफ से घेर लिया। स्पेशल टास्क फोर्स के कप्तान लीहू अपनी टीम के साथ अंदर घुसे। सब लोग हथियार डाल दो, पुलिस। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। उनके सामने का दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। 300 से ज्यादा हथियारबंद गुंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। कोई भी उठने की हालत में नहीं था। चारों तरफ टूटे हुए हथियार, खून और दहशत का माहौल था। बीचों बीच उस भव्य काले पियानो के पास झाओ तियानबा एक टूटी हुई कठपुतली की तरह पड़ा था। लीहू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साफ अविश्वास था। ये गैंगवार नहीं हो सकती, उसने धीमी आवाज में कहा। एक अनुभवी अधिकारी कांपती आवाज में बोला, सर, यहाँ एक भी गोली नहीं चली, कोई विस्फोट भी नहीं हुआ। इन सभी लोगों को सिर्फ शारीरिक ताकत से हराया गया है और बाहर लगा 4 टन का स्टील का दरवाजा सिर्फ एक ही वार में तोड़ा गया है। लीहू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अचानक पिछली रात का मिशेलिन रेस्टोरेंट याद आ गया। वही रहस्यमय आदमी जिसने निहत्थे होकर आतंकवादियों को हराया था, जिसने अपनी पीठ पर गोली तक रोक ली थी। क्या यह वही इंसान था? उधर जियांगचिंग के सबसे आलीशान पहाड़ी विला इलाके में सुपरिवार का भव्य एस्टेट चांदनी में चमक रहा था। विशाल फ्रेंच विंडो के सामने रेशमी नाइट गाउन पहने सुमो शुए खड़ी थी। चांदनी उसकी खूबसूरती पर बिखर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सिर्फ आकर्षण नहीं थी, वह एक जुनून था। बड़ी मालकिन, पुलिस के अंदरूनी सूत्रों से खबर आई है। फूबो तेज कदमों से अंदर आया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और हल्की सी दहशत भी। झाओ तियानबा और उसके 300 चुने हुए लोग खत्म हो चुके हैं। घटनास्थल पर सिर्फ एक व्यक्ति के हमला करने के निशान मिले हैं और वहां पियानो बजाए जाने के भी सबूत मिले हैं। सुमो शुए हल्का सा मुस्कुराई। उस जैसे लोग जो बादलों से भी ऊपर खड़े होते हैं, वे झाओ तियानबा जैसे कीड़ों को अपने आसपास भटकने नहीं देते। बड़ी मालकिन, एक और बात, फूबो ने एक एनक्रिप्टेड टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाया। आपके आदेश पर हमने सू ग्रुप की सबसे बेहतरीन हैकर टीम को लगाया था। हमने सिविल रजिस्ट्रेशन और टैलेंट डेटाबेस तक पहुंच हासिल कर ली है और आखिरकार उस व्यक्ति की पहचान मिल गई। सुमो शुए ने तुरंत टैबलेट अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, वह एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। नाम लिन चेन, पेशा फूड डिलीवरी राइडर, समय गोद ली हुई छोटी बहन, गंभीर ल्यूकेमिया से पीड़ित, आर्थिक स्थिति कर्ज में डूबा हुआ, बेहद गरीब, पता एक छोटा सा किराए का कमरा। यह प्रोफाइल इतनी साधारण थी कि खुद ही असाधारण लग रही थी। नहीं, यह साधारण नहीं थी, यह संघर्ष की कहानी थी। फूबो ने गहरी सांस ली। लगता है हम गलत थे।
वह भले ही एक असाधारण योद्धा हो, लेकिन उसकी किस्मत बेहद दुखद रही है। शायद वह किसी प्राचीन मार्शल आर्ट विरासत का भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, लेकिन आप अरबों की संपत्ति की उत्तराधिकारी हैं। उसके बहुत करीब जाना परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। और वह 120 मिलियन की कोएनिग्सेग घोस्ट और टॉप सीक्रेट आर्मर्ड एस्टन मार्टिन। क्या ये सब किसी गरीब लड़के के खिलौने हो सकते हैं? सुमो शुए ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये फाइल बहुत परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। और जो चीज जरूरत से ज्यादा परफेक्ट हो वह अक्सर सबसे बड़ा झूठ होती है। फूबो स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आपका मतलब? सुमो शुए ने अपने लाल होंठों पर हल्की मुस्कान बिखेरी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन विश्वास अटूट था। लिन साहब की असली पहचान हमारी कल्पना से भी कहीं आगे है। वह किसी साधारण अमीर परिवार के बेटे नहीं है। किसी इंसान का अतीत इतनी सफाई से सिर्फ देश की सबसे गुप्त एजेंसियां या सदियों पुराने संरक्षक वंश ही छिपा सकते हैं। वह इस साधारण दुनिया में एक गरीब इंसान बनकर जी रहे हैं, क्योंकि यह उनका परीक्षण है। तुरंत सुपरिवार के सभी मीडिया और पीआर नेटवर्क को सक्रिय करो। आज रात लिन साहब की मौजूदगी से जुड़ा हर सीसीटीवी फुटेज और हर डिजिटल निशान मिटा दिया जाए। अगर वह गुमनाम रहना चाहते हैं तो मैं उनके इस खेल में उनकी सबसे मजबूत सहयोगी बनूंगी। उसी समय जियांगचिंग से हजारों किलोमीटर दूर चीन की सत्ता के केंद्र क्योटो में ड्रैगन परिवार का भव्य निवास, एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य भी सिर झुका देते थे। महंगे पर्पल सैंडलवुड से बने स्टडी रूम में हाथ से कढ़ाई किए गए शानदार चोगे में एक युवा बैठा था। वह था लोंगाओ, राजधानी की युवा पीढ़ी का निर्विवाद नंबर 1। उसके हाथ में जियांगचिंग से आई ताजा रिपोर्ट थी। पहला पन्ना, सुमो शुए की वायरल पोस्ट। एक रहस्यमयी कार गॉड के लिए सुपरिवार की आइस क्वीन ने खुद सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी थी। दूसरा पन्ना, मिशेलिन रेस्टोरेंट की तस्वीर। उस तस्वीर में लिन चेन अपनी बाहों में सुमो शुए को सुरक्षित संभाले हुए था। क्रैक, लोंगाओ की उंगलियां कस गईं। उसके हाथ में पकड़ा महंगा फ्रेंच क्रिस्टल वाइन ग्लास पल भर में चकनाचूर हो गया। लाल वाइन और कांच के टुकड़े धीरे धीरे उसके हाथों से टपकते हुए कालीन पर गिरने लगे। उसने सफेद रेशमी रुमाल से अपने हाथ साफ किए। उसकी हर हरकत में नफरत साफ झलक रही थी। उसकी आवाज फुफकारते हुए सांप जैसी ठंडी थी। डार्क वेब को सूचना भेजो, $100 मिलियन। मुझे लिन चेन की जान चाहिए, और अगले महीने सुपरिवार में होने वाली मेरी सगाई पर उसका सिर मेरे लिए तोहफा बनकर पहुंचना चाहिए। उसी क्षण साफ आसमान पर काले बादल छा गए, मानो प्रकृति भी आने वाले तूफान की आहट सुन चुकी हो। अगली सुबह ठीक 9:30 बजे शेयर बाजार खुला। मुख्य ट्रेडर अपनी आंखें फाड़े सामने लगी हरी स्क्रीन को घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ चुका था। उसका चेहरा खून की तरह लाल पड़ चुका था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अचानक उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। पूरा शेयर बाजार लोअर सर्किट में जा चुका था। उसकी आवाज कांप गई। वह लगभग चीख पड़ा। मार्केट खुलने के सिर्फ 3 सेकंड के भीतर सेल ऑर्डर 1000 करोड़ पार कर चुके हैं। हमारी पूरी डिफेंस लाइन कुछ ही पलों में टूट गई। फंड पूल पूरी तरह खाली हो चुका है। सब खत्म हो गया। सुग्रुप खत्म हो चुका है। पूरे ट्रेडिंग हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। हर चेहरा सफेद पड़ चुका था। सिर्फ 3 सेकंड में 300 अरब की मार्केट वैल्यू हवा में गायब हो गई। उधर चेयरमैन के ऑफिस में फोन लगातार बज रहे थे। हर घंटी मानो मौत का संदेश लेकर आ रही थी। मिस सू, बहुत बुरी खबर है। जियांगचिंग के 4 सबसे बड़े बैंकों के चेयरमैन ने एक साथ कॉल किया है। उन्होंने हमारे सभी लोन कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द कर दिए हैं। 2 घंटे के भीतर हमें 150 अरब का ब्रिज लोन चुकाना होगा। प्रेसिडेंट सू, शहर के पश्चिमी इलाके में चल रहा 100 अरब का लैंडमार्क प्रोजेक्ट रुक गया है। 30 निर्माण सामग्री सप्लायरों ने 3 गुना पेनल्टी देने के बावजूद सप्लाई बंद कर दी है। पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ चुका है। सो मैडम, टैक्स, इंडस्ट्री, फायर डिपार्टमेंट समेत 7 सरकारी विभागों की संयुक्त जांच टीम नीचे पहुंच चुकी है। वे हमारे सभी मुख्य अकाउंट सील करना चाहते हैं। एक के बाद एक बुरी खबरें ऐसे गिर रही थीं जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो। वह विशाल कार्यालय जो कभी सुग्रुप की ताकत का प्रतीक था, अब ढाते हुए साम्राज्य की आखिरी दीवार जैसा लग रहा था। और तभी एक नाम पूरे कमरे में गूंज उठा, लोंग परिवार, हुआशिया का असली संरक्षक, वित्त और सत्ता की दुनिया का निर्विवाद सम्राट। अगर सुपरिवार जियांगचिंग का सबसे ताकतवर नाग था, तो लोंग परिवार पूरे हुआशिया पर कुंडली मारकर बैठा हुआ अजगर था। उनका एक फैसला पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। रिपोर्ट देने वाले की आवाज डर से कांप रही थी। लोंग परिवार के युवा उत्तराधिकारी लोंगाओ ने साफ कह दिया है, जिस महिला पर उनकी नजर पड़ जाए उस पर किसी और का नाम तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह चाहते हैं कि पूरा सुग्रुप लिन चेन नाम के उस युवक के साथ हमेशा के लिए मिट जाए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सुमो शुए की उंगलियां इतनी जोर से मुट्ठी में भींच गईं कि नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उन्होंने एक और संदेश भेजा है, अगर आप तुरंत राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सार्वजनिक रूप से लिन चेन से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा नहीं करती और यह स्वीकार नहीं करती कि आप लोंगाओ की निजी संपत्ति है। वह एक पल रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, और अगर लिन चेन को बांधकर क्योटो नहीं भेजा गया ताकि यंग मास्टर लोंग उसके साथ जो चाहें वह कर सके। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। सपने देखना बंद करो। सुमो शुए अचानक मुड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में आग जल उठी। उसने अपना हाथ उठाया।
वह किसी ऐसी रानी की तरह दिख रही थी जो युद्ध नहीं बल्कि मौत का स्वागत करने जा रही हो। जाओ, आधे घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी व्यवस्था करो। आधे घंटे बाद सुग्रुप की लॉबी में मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा था। सिर्फ जियांगचिंग ही नहीं बल्कि पूरे देश से सैकड़ों पत्रकार वहां मौजूद थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, मानो गोलियों की बारिश हो रही हो। और सबसे आगे गुलाबी सूट पहने, चेहरे पर बेहुदा घमंड लिए खड़ा था वांग टिंग। सु मैडम, क्या आपने सच में एक डिलीवरी बॉय के लिए लॉन्ग परिवार को नाराज कर दिया है? क्या सुग्रुप दिवालिया होने जा रहा है? क्या आप देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही हैं? हजारों उंगलियां उसकी ओर उठ चुकी थीं, लेकिन सुमो शुए अपनी जगह अडिग खड़ी रही। उसकी रीढ़ तलवार की तरह सीधी थी, चेहरा बर्फ की तरह शांत। उसने माइक्रोफोन उठाया, फिर ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जिसमें न डर था न पछतावा, सिर्फ गर्व था। मैं सुमो शुए आज ये घोषणा करती हूँ, सुग्रुप कभी किसी पूंजीपति ताकत के सामने सिर नहीं झुकाएगा। वह एक पल रुकी, फिर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई। और जहां तक श्रीलिन का सवाल है, वो इस जीवन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सच्चे दिल से सम्मान और प्रेम करती हूँ। तुम लोग उनकी महानता को समझने के योग्य भी नहीं हो। अगर किसी को युद्ध चाहिए तो सुपरिवार हर कीमत पर उसका सामना करेगा। उसी समय जियांगचिंग के सबसे व्यस्त सीबीडी चौराहे पर लाल बत्ती के सामने एक पुरानी पीली डिलीवरी बाइक शांत खड़ी थी। मैं उस बाइक पर बैठा था, पीली जैकेट पहने, एक पैर जमीन पर टिकाए। पीछे अभी अभी उठाया गया फूड बॉक्स रखा था। मैंने धीरे से सिर उठाया। सामने लगभग 100 मीटर ऊंची विशाल एलईडी स्क्रीन पर सुग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी। स्क्रीन पर सुमो शुए का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह थकी हुई जरूर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की दृढ़ता अब भी वैसी ही थी। फिर उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज उठी। वो इस जीवन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सच्चे दिल से सम्मान और प्रेम करती हूँ। लेकिन उसी पल वांग टिंग की जहरीली हंसी भी सुनाई दी। वह डिलीवरी बॉय तो अब तक किसी नाले में छिपा बैठा होगा। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। लग्जरी कारों में बैठे लोग उंगलियां दिखाकर मजाक उड़ाने लगे। देखो, अरबों की मालकिन पागल हो गई है, एक डिलीवरी बॉय के लिए लॉन्ग परिवार से टकरा रही है। और वह लिन चेन निकला पूरा कायर। इतना सब हो गया, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। उनकी गहराई में अब शांत आकाश नहीं था, वहां कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से सोया हुआ था। और जब वह जागेगा तो सबसे पहले कौन कांपेगा? एक पल, बस एक पल के लिए पूरा चौराहा जैसे थम गया। मेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ तूफान अब सांस लेने लगा था। मेरी उंगलियां डिलीवरी बाइक के हैंडल पर और कस गईं। चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में वह ठंडक उतर चुकी थी जो सिर्फ तब पैदा होती है जब किसी इंसान की आखिरी सीमा को छू लिया जाए। उसी क्षण मेरे मन में एक भारी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी। डिंग। सर्वोच्च भाग्यवती नारी गंभीर संकट में है। डिंग। होस्ट की गरिमा को खुली चुनौती दी गई है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें दोबारा खोला। अब वहां पहले वाला शांत डिलीवरी बॉय नहीं था, वहां सिर्फ एक फैसला था। उधर सुग्रुप के विशाल बोर्ड रूम की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि मानो उसे चाकू से काटा जा सकता हो। 15 मीटर लंबी हुआंग हुआली लकड़ी की मेज के चारों ओर सुग्रुप के 12 सबसे प्रभावशाली शेयर होल्डर और वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में न निष्ठा थी न सम्मान, सिर्फ लालच और डर था। सुमो शुए मेज के शीर्ष पर शांत बैठी थी। उसके ठीक सामने बैठा था वह आदमी जिसे इस कमरे में बैठने का कोई अधिकार नहीं था, वांग टिंग। उसके होंठों पर हमेशा की तरह जहरीली मुस्कान थी और उसके पीछे खड़े थे लॉन्ग परिवार के लोग। अगर आप इस सीरीज का अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 50 लाइक और 10 कमेंट पूरे होते ही अगला पार्ट तुरंत अपलोड कर दिया जाए। लॉन्ग फैमिली के 2 मार्शल आर्ट्स मास्टर्स वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाला प्रेशर पूरे रूम का माहौल बदल चुका था। तभी तड़म! सुग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट और कभी सु फैमिली के सबसे भरोसेमंद इंसान रहेली चांगोंग ने टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सन्न रह गया। बस चिसुमुशी, अब बहुत हो चुका। उन्होंने गुस्से में उंगली सीधे उसकी तरफ कर दी। तुम्हारी जिद और उस लिंचेन की वजह से हमारी कंपनी सिर्फ एक दिन में 300 अरब का नुकसान झेल चुकी है। उनकी आवाज पूरे रूम में गूंज गई। बैंक आखिरी वार्निंग दे चुका है, अगर अगले 1 घंटे में 150 अरब की फंडिंग नहीं आई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सुमुशी की आंखें भर आईं। नहीं अंकल, उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। जिस इंसान ने उसे बचपन से बड़ा होते देखा, आज वही उसके खिलाफ खड़ा था। लेकिन ली चांगोंग का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। मुझे ली अंकल मत कहो, आज मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि सभी शेयर होल्डर्स की तरफ से बोल रहा हूँ, और हम तुम्हें इस चेयर से हटाने आए हैं। इतना कहकर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट उसकी तरफ फेंक दिया। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, अभी इसी वक्त साइन करो और सुग्रुप के सारे शेयर वांग शाओ के नाम कर दो। यही लॉन्ग फैमिली की आखिरी मेहरबानी है। इसके बाद पूरा रूम एक एक करके बोलने लगा। हाँ, साइन कर दो। अपनी जिद के लिए हमें मत डुबाओ। एक डिलीवरी बॉय के लिए पूरी कंपनी क्यों बर्बाद कर रही हो? यही इंसानी फितरत है। जब सामने पैसा और डर दोनों हो तो ज्यादातर लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। उधर वांग शाओ आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, एक पैर दूसरे पर, हाथ में सिगार और चेहरे पर जीत की मुस्कान। उसने धुएं का एक छल्ला छोड़ा और हंसते हुए बोला, सु प्रेसिडेंट, गेम खत्म हो चुका है। उसके सामने रखा वही डॉक्यूमेंट अब उसकी हार का आखिरी सबूत बन चुका था। वांग शाओ ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, साइन कर दो। आज के बाद तुम सु फैमिली की प्रेसिडेंट नहीं बल्कि लॉन्ग शाओ की पर्सनल गुलाम बनोगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, और तुम्हारा वो लिन चेन
शायद इस वक्त किसी कूड़ेदान के पास बैठकर भीख मांग रहा होगा। ये सुनकर सुमुशी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे गोल्डन पेन की तरफ बढ़े। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर सीधे उस पेपर पर गिर पड़ा। उसने मन ही मन कहा, लिन, अगर आप सच में वही हैं जो मैं सोच रही हूँ तो प्लीज यहाँ मत आइए। लॉन्ग फैमिली बहुत खतरनाक है। जैसे ही पेन पेपर को छूने वाला था, धड़ाम! इतना जबरदस्त धमाका हुआ जैसे पूरी बिल्डिंग से कोई मिसाइल टकरा गई हो। हजारों किलो वजनी लकड़ी का दरवाजा और उसके साथ 30 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार एक ही झटके में हवा में उड़ गई। पत्थर और लकड़ी के टुकड़े गोलियों की स्पीड से पूरे रूम में फैल गए। वांग शाओ के पीछे खड़े लॉन्ग फैमिली के दोनों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स रिएक्ट तक नहीं कर पाए। वे सीधे हवा में उछलकर दीवार से जा टकराए। अचानक पूरे रूम का टेम्परेचर बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेहद खतरनाक इंसान की एंट्री हो चुकी हो। वहाँ मौजूद हर इंसान के पैर अपने आप कांपने लगे। धूल और धुएं के बीच धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उनकी तरफ चली आ रही हो। कुछ ही सेकंड बाद धूल हटने लगी और रोशनी के सामने एक लंबा, दमदार और बेहद खौफनाक साया दिखाई दिया। वो था लिन चेन। उसने ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहन रखा था, इतना परफेक्ट कि उसकी प्रेजेंस से ही पूरा रूम दब चुका था। उसकी स्लीव्स पर लगे नीले हीरे हल्की रोशनी में चमक रहे थे। वो बस चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसका औंदरा ऐसा था जैसे कोई किंग नहीं बल्कि खुद मौत उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो। सुमुशी के हाथ से गोल्डन पेन नीचे गिर गया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद वापस लौट आई। जिस इंसान का उसे इंतजार था वो आखिरकार आ चुका था। और दूसरी तरफ वांग शाओ के हाथ से उसका सिगार भी नीचे गिर चुका।